सोशल मीडिया का यूज़ आप किस वे में कर सकते हो और सोशल मीडिया ने आपको कितने % लाभ पहुंचाया आपके इस करियर में? मेरे करियर में तो कुछ शुरुआत को छोड़ दिया जाए तो मैं तो यही मानूंगी कि 90% मुझे सोशल मीडिया ने दिया है, 10% मुझे अन्य लोगों से मिला है, 90% मेरा सोशल मीडिया का है। यानी कि आपके पास आज जो भी प्रोग्राम है उसमें 90% जो है 90% मेरा फेसबुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके सामने हमेशा ही ऐसे इंटरव्यूज़ और ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेकर आता हूं जिनके बारे में जानने के लिए कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती है और आप उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते कि कैसे उन्होंने इतने कम समय में इस सक्सेस को हासिल किया, या आप भी उनके रास्ते पर चलकर क्या अपने करियर को एक स्टेबल करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स के साथ मैं अक्सर आपके सामने आता हूँ। तो आज मेरे सामने जो पर्सनैलिटी, जो पर्सन मौजूद हैं, वो किसी नाम की या पहचान की आज के समय में मोहताज नहीं है और आप सभी लोग उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, समीक्षा सिंह। और अधिकतर लोगों को इनकी कविताएं सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कुछ नया सा सुना हो, या उनके अंदर कुछ ऐसे भाव जागृत होते हैं कि मतलब लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमेशा कहते हैं ना, बेबाकी से जवाब देने वाली बात। तो मैम का आपके सामने आज मैंने एक छोटा सा इंट्रो देने की कोशिश की है और मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो आप भी अपना दे दीजिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं समीक्षा सिंह जादौन, फिलहाल कासगंज में रहती हूँ, जिला क्रीड़ा प्रभारी हूँ यहाँ पर, और कवयित्री हूँ। ये तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मेरा जन्म एटा जनपद में एक छोटा सा कस्बा है निधौली कलां, वहाँ पर हुआ था। वहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद आगरा से और अलीगढ़ से विभिन्न कॉलेजों से, क्योंकि मैंने 9 विषयों में पीजी किया हुआ है, तो अन्य अन्य कॉलेजों से मैंने डिग्रियां प्राप्त की हैं। और जैसे अटल जी कहा करते थे ना कि रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, और यही मैं सबसे कहती हूँ कि आप सबसे पहले हिंदू बने। तो मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई नए लोग आपको मिलते होंगे जो आपसे पहले से परिचित है, वो आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून की बजाय जय श्री राम कहना पसंद करते हैं। बिल्कुल जय श्री राम ही कहते हैं। और मेरा भी जो अगर मैं ऐसे हेलो बोलते हैं फ़ोन पे, तो मैं ज़्यादातर मेरा प्रयास यही रहता है कि या तो मैं जय हिंद बोलूँ या जय श्री राम बोलूँ। ओके तो मैम मैंने जैसा कि बताया कि मैं हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स को कवर करता हूँ कि जो लोगों को या यूथ को आगे बढ़ने में एक मार्गदर्शन करने में सहयोग दे सके, और हमेशा ही कि कैसे आप अपनी स्किल को, चाहे वो डिफरेंट फील्ड के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए, कि कैसे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने लिखना कब से शुरू किया और कब से आपको ये लगना कि मैं अपनी इस जॉब के साथ साथ मैं कवियत्री यानी कि एक पोइट भी बन सकती हूँ? लिखने की बात जहाँ तक है, तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं उस समय भी लिख रही थी, लेकिन मैं उसको लेखन नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो कोई छंदबद्ध रचना नहीं थी। वही एक, जैसे कहते हैं ना, भाव आगे कुछ लिख दिया। लेकिन प्रॉपर लिखना जो शुरू हुआ है, मेरी जॉब और मेरा जो लेखन है वो साथ ही साथ कह सकते हैं। मंचों पर मैं 2008 से आई हूँ, 2008 से ही मेरा जॉब है। और इसमें कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है वो मेरी भाभी को है कि मैं लिखती थी लेकिन मंचों पर कभी नहीं थी। तो उन्होंने, डॉक्टर अमृता सिंह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मंच पे जाना चाहिए और अगर कोई प्रतिभा है तो उसको बाहर आना चाहिए। तो भाई और भाभी दोनों मंच पे। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है अभी कि जैसे कि अभी आपने बोला कि छंदबद्ध रचना नहीं थी, जी। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग ज़्यादातर अपने भाव ही लिख रहे हैं। तो उसमें और ये जो आपने कहा कि छंदबद्ध रचना में क्या डिफरेंस है और आपको क्यों लगा कि मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए? जहाँ मैंने कहा, जैसे हमारी अभी चर्चा थोड़ी देर पहले भी हो रही थी, तो यही बात मैं कहना चाहूँगी कि कवि तो पैदा होता है, कवि को बनाया नहीं जाता। लेकिन कविता जो है आपकी पैदा आपकी हो सकती है, लेकिन कविता का व्याकरण आपको सीखना पड़ता है। और कविता के जो व्याकरण हैं उनको अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप मैं उसको कविता नहीं मानती कि कुछ भी लिख दिया वो कविता नहीं है। छंदों का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने नाम के आगे कवि या कवित्री लगाते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और जिस तरीके से आप लिखते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। तो जब नए बच्चे, आजकल जैसे हम बहुत सारे कवि, मैं तो कहती हूँ गली में 4 कवि पैदा होते हैं, तो जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि हमसे बड़े वाले चुटकुले सुना रहे हैं तो वो चुटकुलेबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो साहित्य का अर्थ तो यही है कि समाज के हित में हो, किसी के हित में तो हो। अब हमने कुछ भी लिख दिया
और तो मैं उसको कविता नहीं मानती। सीखना ज़रूरी है। हम भाव हमारे अंदर होंगे, लेकिन भाव को आपको व्याकरण के अनुसार अगर लिखते हैं तो वो कालजयी रचनाएं होती हैं। ऐसी रचनाएं तो जो लिखी जाती हैं वो रोज़ आती हैं, रोज़ जाती हैं। जैसे कि हम पुराने गीतों को सुनते हैं और आज भी कहते हैं कि क्या गीत हैं, आज भी लिखे जाते हैं, लेकिन यो यो हनी सिंह भी गाते हैं, तो वो पर्टिकुलर 1 साल 2 साल वो चलते हैं, उसके बाद उन गीतों को कोई सुनने वाला नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम कोई कविता लिखते हैं और व्याकरण में लिखते हैं तो वो कालजयी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी होंगी, लेकिन कुछ भाव अच्छे आ सकते हैं। मैम, कालजयी रचना से मतलब क्या है, कि क्या चीज़ होती है? जैसे कवि तो हैं, तुलसीदास भी हैं, है ना, और उनको कवि कहा जाता है, सबसे महान कवि वो हमारे हुए हैं। अब उनकी जब हम पढ़ते हैं रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये कालजयी है, यानी कि जो काल के ऊपर पहुंच जाती है, जो मतलब हमेशा हर समय में जीवंत रहे। हाँ, जो हमेशा रहने वाली चीज़ है। तो ऐसा लिखना चाहिए ना कि कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है लिखने का। काव्य के जो प्रयोजन हैं वो ये है कि आप यश की प्राप्ति चाहते हैं, आप धन की चाहते हैं, आप किस चीज़ की प्राप्ति के लिए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं आजकल जो लिख रहे हैं उनका यश और पैसा ही है। तो यश आपको, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरा नाम रहे, तो वो एक बात अलग है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरे बाद भी लोग मुझे याद करें, तो कुछ अच्छा लिखने का प्रयास तो करना ही चाहिए। मैम, बेसिकली वैसे तो मैं आज उन सभी चीज़ों को पूछने की कोशिश करूंगा जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपसे मिलने आते होंगे तो कोशिश करते होंगे कि कुछ ऐसा ना बोलें कि जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि आपकी कविताओं में थोड़ा सा आक्रोश और एक ऐसा भाव दिखाई देता है वीर रस का कि लोग उसको पढ़ने के बाद खुद भी थोड़ा सा एनर्जीफुल या फिर उत्तेजित महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप जिला क्रीड़ा प्रभारी हैं इस समय, तो आपको क्यों नहीं लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकती थी? मैं स्पोर्ट्स में गई हूँ और मैंने कबड्डी और खो खो में नेशनल खेला हुआ है, और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। और जितने भी मेरे जनपद के बच्चे हैं उन सबको मैं हर साल, लगभग मेरे यहाँ से जो बच्चे हैं कम से कम 20-25 बच्चे स्टेट खेलते हैं। तो मैं अपने दोनों, ये तो मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन जो मेरा व्यवसाय है मैं उसके साथ भी पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, और नियमित रूप से मैं बच्चों की प्रैक्टिस भी कराती हूँ। और उसमें भी मैं चाहती हूँ कि कभी ना बने तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा करें। तो आपने फिर जब नेशनल लेवल पर खेला, फिर आपको नहीं लगा कि मुझे आगे ट्राई करना चाहिए और इसी में अपने करियर को लॉन्ग लाइफ मतलब जो है डेवलप करना चाहिए? नहीं, वो दरअसल मैंने बताया ना, मैं बहुत एक छोटी सी कस्बे में पैदा हुई थी, और मेरे फादर जो हैं वो भी गेम्स टीचर थे। तो वहाँ दरअसल अब से कम 20 साल पहले वो हमारे यहाँ उतना माहौल नहीं था खेल का, लेकिन पिता थे तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस मेरी होती रही, चलती रही। फिर उनका ये, पापा का ये मन था कि हमें कहीं कुछ और करना चाहिए। स्पोर्ट्स में वो नहीं चाहते थे बहुत ज़्यादा, तो जितना भी मैं खेली वो मेरी इच्छा थी और पापा की इतनी इच्छा नहीं थी। लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, मैं गेम्स में कैरियर नहीं चाहती थी, मुझे ऐसा ही कुछ करना था। तो मैम, आपने अपनी जो पहली पोइट्री लिखी वो आपने मतलब कौन से मंच पर, किस समय आपने बोली थी मंच से? मेरी पहली जो मैंने एक गीत लिखा था, और वो मैंने एटा जो हमारा प्रदर्शनी लगती है वहाँ पर जनपदीय कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पर मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत में ही उसकी एक लाइन तो कम से कम सुना दें जो आपने अपना पहला गीत लिखा था। मैं वही कहना चाहूँगी, हो सकता है उसमें त्रुटियाँ भी रही होंगी क्योंकि पहली कविता एक तरीके से थी, लेकिन मैं उस गीत के मुझे जो याद आता है मैं सुनाती हूँ कि वो ऐसे था। तेरी यादों के दीपक जलाते रहे, तेरी यादों के दीपक जलाते रहे, हम बनाते रहे रेत के आशियाँ, अपनी हर सांस को तुमसे जोड़े रहे, और न माना कि हैं बीच में दूरियां, तेरी यादों के दीपक। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम आपको श्रृंगार रस का समझे या फिर वीर रस का? आप मुझे दोनों का समझ सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर आपको वीर रस में, उन्होंने अभी जो जानते हैं कविताएं सुनी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि श्रृंगार भी आप इतना अच्छा लिखती हैं। श्रृंगार भी लिखती हूँ मैं, और मैं यही चाहती हूँ कि वैसे मैं अब मेरा जो कविता का, पहले मैं जब लिख रही थी आज से 4-5 साल पहले तक मैं श्रृंगार ही ज़्यादा लिखती थी, लेकिन फिर परिस्थितियां मैंने देखी तो मुझे लगा कि श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है इस समय आवश्यकता दूसरी है। मुझे अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है, मुझे अपने देश के प्रति लोगों को जागरूक करना है, तो मैं लिखती श्रृंगार भी हूँ
और उतनी ही शिद्दत से श्रृंगार भी पढ़ती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति क्योंकि श्रृंगार हमें सभी रसों में जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि श्रृंगार दोयम दर्जे का है, श्रृंगार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा लिखा जाता है, बहुत अच्छा पढ़ा जाता है। और मैं श्रृंगार भी उतना ही मैं तो सोचती हूँ कि मैं तो श्रृंगार भी बहुत मगन होकर लिखती हूँ और मैं ओज भी उतने ही मन से लिखती हूँ। मैम, जितनी आपने अभी तक कविताएं लिखी हैं, जब आपने लिखना तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे हमें आगे बढ़ने में मतलब सबसे ज़्यादा सहायक होता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि लोग डायरेक्ट ऑफलाइन जाते हैं, लोगों के पास संपर्क करते हैं, जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हो गए। तो आज के समय में आपको किसी भी नाम की या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई भी प्रोग्राम लेने के लिए किसी और के सपोर्ट की। शुरुआत आपकी कैसे हुई फिर इस लाइन में? मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं पहला मंच जो मेरा एटा का था, उसमें एक दो लोग मिले, तो जब उनके कवि सम्मेलन हुए, जब उनको लगा कि ठीक ठाक है, तो उन्होंने बुलाया। बहुत छोटे छोटे पेमेंट के होते थे, तो शुरुआत थी, तो उन्होंने बुलाया। बलराम सरस जी हैं, एटा में एक कवि हैं, तो उन्होंने बुलाया। फिर जैसे एक मंच पे गई तो वहाँ पे कोई कवि मिल गया, तो उसने फिर बुला लिया। वो एक सिलसिला चला, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब से सोशल मीडिया, मैं फेसबुक पे आई हूँ, तब से मुझे जितने भी कार्यक्रम मिलते हैं वो सब फेसबुक से मिलते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी सभी को कि मैं किसी जो कवियों के हमारे अखाड़े बने हुए हैं, मैं किसी अखाड़े का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं तो सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जितने मेरे फेसबुक के मित्र हैं उन सब का, और जितने भी आयोजक संयोजक मुझसे फेसबुक के माध्यम से संपर्क करते हैं, उन सभी का। कि आज अगर समीक्षा सिंह कुछ है तो बहुत कुछ जो हाथ है वो फेसबुक के मित्रों का और संयोजकों का ही है उसमें। तो मतलब जैसे आपने फेसबुक पे नॉर्मली अपनी कविताएं लिखना शुरू किया, तो आपने शुरुआत से ही वीडियो मतलब कंटेंट डेवलप करना शुरू किया, या फिर आपने रिटन फॉर्मेट में पोस्ट? मैंने रिटन ही किया है। वीडियो तो आप ये यकीन नहीं मानेगा कोई, मैं अगर कहूँ तो वीडियो तो मेरा अभी तक कोई ऐसा उपलब्ध ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि ठीक है, वो कविता लिखी जा रही है, काफ़ी है। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि सारे ही लोग वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो अब एक वीडियो, जब मैंने अभी कार्यक्रम मेरा फरीदाबाद में था, तब एक हमारा मंच करके हैं उन्होंने, और एक SBN टाइम्स है उन्होंने, SBN न्यूज़, उन लोगों ने जब वीडियो बनाए हैं, तो एक स्पष्ट वीडियो अब जाके इतनी सालों बाद एक वीडियो मेरा उपलब्ध हुआ है, अन्यथा की स्थिति मेरा वीडियो नहीं था। मैम, आने वाले समय में लोग मतलब इसे हम एक तरीके से आप बात कहें जो आप लिख रही हैं, ब्लॉगिंग में ये आता है, तो लोग वीडियो कंटेंट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको कितना % लगता है कि लोगों के सक्सेस में वीडियो कंटेंट का कितना योगदान रहेगा इस लाइन में भी? बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे पास हमेशा कॉल आती है, मैंने बताया फेसबुक से कार्यक्रम मिलते हैं, तो जो लोग मेरे प्रशंसक हैं वो तो ये पूछते ही नहीं है कि वीडियो है या नहीं है, लेकिन कुछ कवियों की या आयोजकों की डिमांड रहती है, तो कॉल करेंगे कि हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कवि सम्मेलन में, लेकिन फिर कहेंगे कि समीक्षा जी कोई वीडियो हो तो भेज दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रस्तुतिकरण की। कविता कोई भी अच्छी लिख सकता है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं है। जब आप मंच पे होते हैं तो आपकी कविता कम प्रभावित करती है, आपका प्रस्तुतिकरण ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अब आपको जब प्रस्तुतिकरण ही देना नहीं आ रहा है तो आपकी कविता फिर फ्लॉप हो जाती है। मंच एक अलग चीज़ है और कविता लिखना एक अलग चीज़ है, और मंच ये कवि होना एक अलग चीज़ है, कवि होना एक अलग चीज़ है। तो जब मैं मंचों पे हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि शायद मेरे पास अगर 5 साल 10 साल पहले से अगर वीडियो कुछ होते तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम मुझे जो छूटे हैं वो और मिल सकते थे, और हो सकता है कि मैं और ऊंचाइयों पे हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से वीडियो कंटेंट पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है होगा मेरी गलती थी, मुझे करना चाहिए था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे करना चाहिए था। अभी एक आपने चीज़ बोली कि हो सकता है मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग लिखते हों, ठीक है, लिखते होंगे लोग, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठता पे लाने के लिए प्रयास हर कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो किसी फील्ड में हो। तो आप क्या विशेष अंतर समझती हैं आपकी कविताओं में और जो वीर रस के कवि हैं? क्या आपको बेसिक डिफरेंस लगता है, कैसे बेहतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहती थी कि आप मुझसे ये पूछें। मैं वर्षों से कविता सुन रही हूँ, जो मंचों पे आने से पहले भी मैं कविता सुनती हूँ। वीर रस के कवियों को मैंने अक्सर जो देखा, मैं ये नहीं कह रही सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ते थे वो पाकिस्तान पे कविता, कश्मीर की घाटी पे कविता, और चाइना ने क्या किया इस पे कविता, अफजल ने क्या किया इस पे कविता, और हमारे सैनिक जो शहीद हुए उनके ऊपर कविताएं हैं। मतलब सारी कविताएं हैं। वीर रस का मतलब है कि हम, अगर सबसे बड़ी बात यह कि हमने पाकिस्तान को गालियां दे दी तो हम वीर रस के कवि हो गए, सीधी सी बात। लेकिन मुझे ये लगा कि हमें बाहरी शत्रुओं से कम नुकसान होगा
हमें घर के शत्रुओं से सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मुझे 4-5 साल पहले से जब मुझे ज़्यादा ही पीड़ा होनी शुरू हुई, तो मन में कहीं क्षोभ था, तो फिर मुझे लगा कि मुझे हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता है। मेरा वीर रस पाकिस्तान का नहीं है, मैं उनको भी बुरा नहीं करी जो पाकिस्तान पर लिखते हैं, लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जो लिखा वो मेरा अंतर ये है कि मैं हिंदुओं को जागृत कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके शत्रु पाकिस्तानी बाद में हैं, जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, जो शाहीन बाग को घेर कर बैठ जाते हैं, जो सड़कों को चक्का जाम करते हैं, जो बसों में आग लगाते हैं, जो दिल्ली दंगों में हिंदुओं को काट कर मार कर बहा देते हैं, उन पर मैं कविता लिखती हूँ, उनकी पीड़ा को लिखती हूँ और जागृत करती हूँ कि यदि हिंदू हमारा समाज अभी भी ऐसे ही रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक मेरी कविता है कि आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रहीं तो हिंदू मारे जाएंगे। तो मैं अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को जागृत करना चाहती हूँ, ये मेरा वीर रस है। एक सवाल मेरा पर्सनल यहाँ पर है, लोगों से हटकर, कि मैंने आपके कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे थे जो आप कभी कभी शेयर करती हैं कि किसी ने कुछ ट्वीट किया तो आप कविता के रूप में बहुत ही जल्दी उसका उत्तर देती हैं एकदम से। तो वो थॉट्स एकदम से कहाँ से आते हैं कि इस समय मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है? अब ये तो ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं इसको, कि अचानक मेरा नॉर्मली भी ये है कि हाजिर जवाबी जो होती है वही वो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ईश्वर की कृपा है कि मुझे एकदम से सूझ जाता है कि अगर यहाँ पे ये हुआ है तो ये हो सकता है, तो 2 पंक्तियां। और मैंने अधिकतर ऐसा नोटिस किया है कि किसी ने कोई ट्वीट किया है या कोई लाइन लिखी है फेसबुक पर भी, तुरंत आप कविता के रूप में उसका जवाब दे देती हैं। तो वो शब्द एकदम से मतलब कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ से एकदम से दिमाग में बिल्कुल सटीक शब्द आते हैं कि देखने वाले को भी लगता है कि हाँ, जवाब बिल्कुल सही है इसके लिए। तो वो मेरा कोई श्रेय नहीं है, वो ईश्वर की कृपा है, वो मेरा कुछ उसमें विशेष एफर्ट नहीं मानती मैं तो यही मानती हूँ कि ईश्वर की कृपा है, माँ शारदे की कहीं कृपा है कि वो कहीं से शब्द दे देती हैं और वो सही। अच्छा, उनको देखने के बाद, क्योंकि उनको लोग पढ़ते भी हैं बाद में, लोगों के आपके पास फिर प्रश्न भी आते होंगे, लोग आपको पर्सनली भी बोलते होंगे कि आपने बहुत सही जवाब दिया। बहुत सही, ये भी कहते हैं। और दूसरा ये भी कहते हैं कि दीदी आपको सावधान रहना चाहिए, आप जिस तरीके से मुखरित होकर लिखती हैं और जिस तरीके से आप जवाब देती हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं सभी अपने फेसबुक मित्रों को, भाइयों को ये बताना चाहती हूँ मैं बहुत सावधान रहती हूँ। जैसे आपने भी मुझसे संपर्क किया तो मैंने यही कहा कि पहले अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो ये आधार कार्ड जो मैंने शुरू किया, आप लोग, जैसे मैं हर कविता कुछ भी लिखती हूँ उसमें लिखती हूँ कि आधार कार्ड मत भूलिएगा, आधार आपका अधिकार है। ये इसीलिए है कि आपको अपने शत्रुओं की पहचान करनी है, आप अपने घर पर किसको बुला रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने भी आपसे सबसे पहले कहा कि आप अपना आधार कार्ड भेजिए मुझे। तो मैं ये कन्फर्म करना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति जिससे मैं मिल रही हूँ वो किस मानसिकता का है या जिससे मेरा संपर्क हो रहा है। मैं किसी से अगर 1 किलो फल भी लूँगी या 10 रुपये का भी सामान लूँगी तो मैं ये जान के लूँगी कोई विधर्मी तो नहीं है, कहीं थूक के तो नहीं दे रहा है मुझे। मैं ये सबको जागृत यही करती हूँ कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। अपनी सुरक्षा हमें मतलब इन चीज़ों पे खुद फोकस सबसे पहले। मैम, एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे आपने कहा कि हमेशा ही आपकी कविताएं ऐसी होती हैं कि जगाने का काम करती हैं दूसरे लोगों को। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लिखा हो और आपने सोलो प्रैक्टिस की हो उसकी और आपको लगा हो कि नहीं यार, इससे भी बेहतर हो सकता था, इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आया? बहुत बार ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर खुद से संतुष्टि हो जाती है वहाँ पर उन्नति नहीं होती है। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है, सुधार होता रहेगा और जीवन पर्यंत व्यक्ति सुधार करता है। मैं आज भी अगर कोई आपको इंटरव्यू दे रही, हो सकता है जब मैं 2 दिन बाद देखूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं इसका और बेहतर उत्तर दे सकती थी। तो जब व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए और अपने में सुधार करते रहना चाहिए। वीडियो कंटेंट की अभी जैसे आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि मान लीजिए प्रस्तुतिकरण की आपने बात कही कि जब हम वीडियो बनाते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोज अब तक बनाई हैं, लाइव भी आप जाती हैं और लाइव आप कविताएं भी सुनाती हैं, और जब आप मंच से प्रस्तुत करती हैं तो आपको अपने अंदर ऊर्जा में क्या अंतर देखने को मिलता है कैमरे के सामने और पब्लिक के सामने? पब्लिक के सामने जो, जैसे ये मैं यहाँ पर कविता पढ़ रही हूँ तो मुझे कमेंट दिखाई देते हैं, एक ऊर्जा का स्तर तो होता है कमेंट से मुझे जो मिल रही हैं, लेकिन जब एक भीड़ के सामने कविता पढ़ते हैं तो वो एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ पर बैठ के मैं नॉर्मली कविता पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब मैं मंच पे होती हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस भाव में मैं आ जाती हूँ, मुझे खुद कितनी भी सर्दी हो इतना अच्छा लगता है। श्रोताओं का तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, ताली बज रही है या जो भी है, जय श्री राम का नारा लगता है, एक बार और मेरी कविताओं में अक्सर भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगते हैं। जब जय श्री राम का नारा लगता है तो अपने आप ही ऊर्जा मुझे लगता है कि 4 गुनी हो जाती है।
अच्छा, जैसे आपके पास इतने सारे कॉल्स आते हैं संयोजकों के, आयोजकों के, खास करके मैं यहाँ पर न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें सबके पता है आपके बारे में कि आप हिंदुत्व को लेकर अपनी कविताएं लिखती हैं। तो मतलब क्या इसी एजेंडे के साथ आपको बुलाते हैं वो लोग कि जैसे हमें किसी को प्रदर्शन करने अपने, हम जैसे प्रस्तुतिकरण बोलते हैं ना कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को बुलाना है हिंदुत्व को, तो वो आपको आमंत्रित करें, या आपकी कविताएं वीर रस की हैं उस चीज को देखकर? दोनों में किस चीज का ज्यादा प्रभाव रहता है? दोनों ही चीजें हैं। कविता मैं कहूंगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर मेरी कविता मेरे पास नहीं है तो मैं एक सामान्य समीक्षा सिंह हूँ। लेकिन समीक्षा सिंह मैंने अपना जो वेबसाइट वगैरह सब है वो राष्ट्रपुत्री है, तो राष्ट्रपुत्री मैं तब बनती हूँ जब मेरी कविता मेरे साथ होती है। सामान्यतः मैं समीक्षा सिंह हूँ। तो आप खुद भी अपने मतलब फंक्शंस या कोई कवि सम्मेलन आयोजित करती हैं शहर में अपने लोकल लेवल पर? यहाँ पर नहीं किए, लेकिन पहले कार्यक्रम मैंने आयोजित किए हैं। यहाँ पर एक बहुत पहले कार्यक्रम हुआ था सरकारी, जो हमारे यहाँ एक मेला लगता था, उसमें कार्यक्रम किया था। और शेष तो सरकारी नौकरी के साथ बहुत सारी असुविधाएं भी होती हैं, सुविधाएं भी होती हैं, तो इतना ज़्यादा समय तो मैं नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हाँ, कार्यक्रम आयोजित करती हूँ। आयोजित करने में बेसिकली कोई भी कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले आयोजक की पसंद है कि आप किसी से जिससे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद के पैसे से तो आयोजन करती नहीं हूँ। मान लीजिए आपने मुझसे संपर्क किया कि समीक्षा जी हम कार्यक्रम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप पूरी टीम बना दें, तो मैं उसकी पसंद पूछती हूँ कि आपका बजट क्या है, पहली बात। और फिर उस बजट में वो कितने कवि चाहता है, उसकी कोई विशेष पसंद है कि मुझे इसको बुलाना है या उसको बुलाना है, तो उसका, और फिर जैसे एडजस्टमेंट हो पाता है तो हम 4 से 5 कवि, उनमें एक हास्य का भी आवश्यक है। जनता जो आती है वो मनोरंजन के लिए आती है, तो हम एक टीम जो बनाते हैं उसमें यही ध्यान रखते हैं कि एक हास्य का हो, ओज के हों, श्रृंगार का कवि, इस तरीके से एक टीम बनाते हैं। कहीं कवि सम्मेलन में आप कविताएं पढ़ रही हो और आपको ऐसा लगा हो कि मतलब आपने कोई बहुत अच्छी कविता लिखी हो और आपको लगा हो कि मुझे समय पर्याप्त नहीं मिला? बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आयोजकों संयोजकों से कि आप उतने ही कवि बुलाइए जितनों को मन से सुन सकते हैं। आपने 15 की टीम खड़ी कर ली, उसके बाद आप कह रहे हैं 10-10 मिनट आप पढ़ दीजिए, 5 मिनट पढ़ दीजिए, तो अमूमन एक कवि का हर एक का माइंड सेट होता है कि हमें इतना टाइम लेना है, तो वो उसको मिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी टीम मत बुलाइए, छोटी टीम बुलाइए, लेकिन समय पर्याप्त सबको मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। और कवियों को तो अब पता ही है, बोलने का शौक़ तो होता ही है, तो जब भी किसी को, मुझे लगता है कई बार ऐसा हो जाता है, तो खैर हम ये मानते हैं कि अगली बार फिर सही, हमें तो संदेश देना है, हम तो करेंगे अगली बार। सोशल मीडिया भी आपकी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है आज के समय में। पहले क्या होता था कि कवियों की अगर मैं बात करूं, आपको संयोजक के जाके हाथ जोड़ने ही है तब आपको प्रोग्राम मिलेंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो सोशल मीडिया आ गया है। हर इंडस्ट्री में इस चीज का फायदा मिला है लोगों को। एक्टिंग में अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास आपको जाके अपने काम मांगना है आपको, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आप खुद का एक सोलो चैनल खोल सकते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। भविष्य के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप दोनों में से किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेंगी? दोनों कौन से? और अगर कवि सम्मेलन डायरेक्ट आपको जाके मांगने पड़ रहे हैं, आप खुद का कंटेंट बना के लोगों को जागृत करने के लिए, आप नहीं, मैंने आज तक कवि सम्मेलन किसी से नहीं मांगा। कोई एक सिंगल व्यक्ति मुझसे ये नहीं कह सकता कि समीक्षा ने हमसे ये कहा कि हमें कवि सम्मेलन दे दो। मुझे जो भी मिलता है, हाँ कुछ लोग हैं कवियों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बुलाते हैं, और बाकी मैं बता ही नहीं, फेसबुक से मैंने आज तक किसी से कवि सम्मेलन नहीं मांगा और ना मांगूंगी भविष्य में कभी। अच्छा, कभी मतलब हालांकि आपने इतने समय से कवियों में जब आप लिखती हैं तो रुचि तो रहती है कवियों की, कभी ऐसा हुआ है कि जिस कवि को आपने बहुत ज़्यादा सुना हो और आपको उसके साथ मंच साझा करने का मौका मिला हो, तो मतलब उस समय आपको लगा हो कि अरे ये तो मैंने बस सोचा ही था, उन्होंने फिर आपको सुना हो कभी? मतलब ऐसे आप कहना चाह रहे हैं ऐसे कोई किसी को पसंद बहुत ज़्यादा करते हो? नहीं, मुझे, हाँ विष्णु सक्सेना जी को मैं पसंद करती थी। जब सबसे पहले मैंने उनको सुना था तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, और उसके बाद एक दो कार्यक्रमों में उनसे भेंट भी हुई है मेरी, एक कार्यक्रम उन्होंने मुझे बुलाया भी था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो एक, मैं कहती हूँ ना, दूर से जब देखा करते थे तो लगता था कि बहुत मतलब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बहुत सैद्धांतिक लोग हैं। तो इसमें आने के बाद मुझे फिर अब कोई कितना भी बड़ा कवि हो, मुझे कोई सैद्धांतिक दिखाई नहीं देते, तो अब ऐसी कोई अभिलाषा मेरी किसी से मिलने की है नहीं। मतलब भविष्य में आपको नहीं लगता कि मुझे किसी के साथ नहीं, मुझे ऐसा किसी के साथ भी नहीं लगता कि मुझे उसके साथ मंच साझा करना है, और मंच साझा किसी के भी साथ नहीं करना, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं जो कर रही हूँ बस मैं उसको उद्देश्य में सफल हो जाऊँ, बाकी और मुझे कुछ नहीं। क्या उद्देश्य आप लेकर? मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदू जागृत हो जाए, मेरा देश
सुरक्षित रहे। तो मैं चाहूँगा मैम कि 2 लाइनें जो आपकी अभी तक की बेस्ट हो, जो आपने लिखी हो इस चीज़ पर, वो आप ज़रूर सुनाएं। मैंने एक अभी जो गीत बताया था आपको, और दूसरा एक मेरा एक गीत और है, उसका भाव यही है कि जैसे एक हमारा महाभारत का पात्र जो मैं पढ़ती हूँ, भीष्म पितामह, तो कई बार ऐसा नहीं है कि गलती एक ही व्यक्ति की हो, पूरे एक समाज भी गलत हो सकता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अभिमन्यु की हत्या हुई थी तो बड़े बड़े गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हिंदू समाज जो है, अगर हम लोग अभी भी चुप रहते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हम भीष्म पितामह के रूप में देखेंगे। वो एक गीत है मेरा कि यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। तो जैसे अमित शर्मा की जो दिल्ली में हुआ था, तो किसी एक व्यक्ति की मौत पर हम हल्ला मचाते हैं, उसके बाद चुप बैठ जाते हैं, लेकिन हम दोषी सब हैं। एक अभिमन्यु के मरने का अर्थ ये नहीं है केवल उसकी मृत्यु हुई है, हमारे पूरे संस्कारों की, हमारी परंपराओं की और हमारे जो शौर्य है उसकी भी मृत्यु उसके साथ होती है। भविष्य में अगर आपको दोनों में से कोई एक फील्ड चूज करना पड़े, आपको वीर रस पे लिखना है या फिर श्रृंगार रस में, तो आप किसके ऊपर लिखना चाहते हैं? वीर रस को आप हमेशा, मतलब अपने जीवन में, हाँ, जीवन पर्यंत आप उसको चुनेंगे कि मैं वीर रस पे ही लिखना पसंद है। आपकी दृष्टि में वीर रस पर कविताएं जो है, वीर रस श्रृंगार की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने कहा श्रृंगार सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आज के समाज को जो आवश्यकता है वो वीरता की है, जागृति की है, इसलिए। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि वीर उससे श्रेष्ठ है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आवश्यकता है ना कि दोनों चीज़ें हमारी आँखें भी आवश्यक हैं, हमारे कान भी आवश्यक हैं, लेकिन समय पे। अब अंधेरा है, हमें आँखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कानों से सुनाई तो दे रहा है, ये आवश्यक है। तो आवश्यकता दोनों चीज़ों की है, लेकिन समय समय के अनुसार बदल जाती है। चूँकि मैम आप एक जिला क्रीड़ा प्रभारी भी हैं, तो ये सवाल मेरा आपसे पूछना ठीक भी होगा कि आप अक्सर बच्चों के बीच में रहती हैं, तो आपको ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है बच्चों के अंदर अधिकतर, जो उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं और एक स्टेज के बाद आगे, लाइक मैं बात करूँ आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन, वो कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये एक सबसे बड़ा आप देख रही हैं ना कि आश्चर्य की बात है कि ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। ये अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें यही सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हम पीजी करने के बाद ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता होता करना क्या है। फिर वो सोचता है कि मुझे बीएड करना है या बीटीसी करना है या जो भी है। लेकिन नई शिक्षा नीति में यही है कि जो व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, बच्चे को 8th से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, बच्चा 10th में ही ये डिसाइड कर लेगा कि उसको बनना क्या है। तो ये बहुत हमारे कहीं कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा नीतियों की कहीं कमी रही है कि बच्चा पढ़ रहा है, अब सारे ही पढ़ रहे हैं, आर्ट पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ रहे हैं, 10th में आर्ट पढ़ रहे हैं तो साइंस वाला भी पढ़ेगा, आर्ट्स वाला भी पढ़ेगा। अब उस आर्ट्स का महत्व तो कहीं भी नहीं है उसके जीवन में, लेकिन वो पढ़ रहा है क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो और खेल है, तो खेल का क्या है कि नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, केवल ग्रेडिंग है। तो जो बच्चा एक नेशनल लेवल तक खेल के आ रहा है उसको भी A ग्रेड मिल रहा है, और फिजिकल टीचर्स पे ये प्रेशर भी रहता है कि नहीं आप अपने सब्जेक्ट में सबको A ग्रेड दे के भेजेंगे, भले ही बच्चा कभी ज़िंदगी में ग्राउंड पे ना आया हो। तो मैं तो यही चाहती हूँ और आगे भी ये होने भी वाला है नई शिक्षा नीति के तहत कि जो भी बच्चा जिस सब्जेक्ट को लेना चाहता है वो उसी में मास्टर्स करेगा, उसी में पूरी तैयारी करेगा। अगर पसंद नहीं आ रहा तो बीच में भी उसको छोड़ सकता है, लेकिन अगर खेल के वो नेशनल आया है तो उसके नंबर उसको मिलने चाहिए और मिलेंगे। मतलब कि अगर वो नेशनल खेल के आया है तभी उसको उसके अनुसार प्रायिकता मिलेगी? नहीं, वो अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है। वो गेम्स ही लेना चाहता है तो गेम्स में भी वो, ऐसा नहीं है कि उसको आर्ट जबरन पढ़नी पड़ेगी। या कोई बच्चा मैथ नहीं पढ़ना चाहता, मान लीजिए उसको साइंस अच्छी लगती है लेकिन मैथ नहीं लगता है। बच्चे लड़कों के लिए कंपलसरी है ना कि बच्चों उनको मैथ लेना ही लेना है, साइंस पढ़ना। अब उसको मैथ नहीं पढ़ना है, वो उसके साथ में कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। खेल का टीचर बनने के लिए क्या क्या? खेल का टीचर बनने के लिए तो आपको जो भी आपने गेम खेले हुए हैं उसमें आपको सर्टिफिकेट जो मिला हो, उसके अलावा आपको BPEd हो सकती है, BPE 4 वर्ष का कोर्स हो गया है, और BPEd तो 1 वर्ष का ही चल रहा था अभी तक। और उसके बाद मास्टर्स डिग्री है, MPEd है, इसमें MPhil भी है, PhD भी है, आप इसमें पूरा कर सकते हैं, पूरा कैरियर है इसमें। मैम एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि जैसे लोग आपकी कविताएं देखते हैं कि ये तो सबके माइंड में है कि वीर रस की आप पढ़ती हैं, लोग ऐसा पूछने की हिम्मत भी आपसे कर देते हैं कि क्या आप मैरिड हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल करते हैं,
ऑफर भी करते हैं करते हैं। और मैं मैरिड हूँ और 2010 से मैरिड हूँ। मेरी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत सालें हो गई अब तो married हाँ, हुए। वही मैं पूछ रहा था कि जैसे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेंजर में आके पूछते हैं, सीधे सीधे उस पर भी पूछते हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं कि आप मैरिड हैं। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ हाँ मैं मैरिड हूँ। एक्चुअली में, क्योंकि जो आपके फोटोज देखते हैं, आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं जब लोग, तो उसमें हर तरीके के फोटोज हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है हाँ, ठीक से उनको लगता है कि शादी नहीं हुई है, कि शादी नहीं हुई है। लेकिन और इसके अलावा मैम, जैसे कि मान लीजिए जब आप कवि सम्मेलनों में जाती हैं, तो एक जैसे हम जिसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन, एक आपका भी रहता है, एक सामने वाले का भी रहता है। तो वो मैं चाहूंगा कि आपसे जानना कि आपने जो अनुभव किया हो कि वो आपको किस तौर पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है, आप क्या चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सामने वाले के मन में ऐसा रहे? राष्ट्रपुत्री के रूप में। जैसे कि आपके पास मैसेजेस इतने सारे अब तो भरमार रहती होगी, जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल है। मैंने एक नंबर अपने फेसबुक पेज पे डाला हुआ है, और जो मेरे पास नंबर है वो नहीं है, एक अलग से नंबर था। मैंने इसलिए दिया था कि कभी कोई संपर्क करना चाहता है, जैसे आप हैं, मान लीजिए मैसेंजर में कभी ना देख पाऊँ, तो आप कोई आवश्यक कार्य है तो मुझे कॉल कर लें, या कोई संयोजक है बात करना चाह रहा है, तो एक एड्रेस होना चाहिए भाई कहाँ बात करनी है। अब मैंने जब से नंबर दिया हुआ है वो मैं फ़ोन ऑन नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मैं अगर आपके सामने ऑन करूँगी तो 10 मिनट में 25 कॉल आएंगी उस पर, और क्या कर रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, इन बातों में 1000 बार ये बोल चुकी हूँ कि इन बातों का जवाब देने के लिए ये फ़ोन नंबर मैंने नहीं दिया है। लेकिन उस पर लोग आते हैं, और मैं जब जैसे ही फ़ोन ऑन करती हूँ तो कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार मैसेज उस पर पड़े होते हैं, हाय हेलो खाना खाया। तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें मुझे लगती हैं कि खाना खाया हो या ना खाया हो, एक अननोन पर्सन से आप क्या पूछ रहे हैं खाना खाया, लेके तो आने वाले नहीं हैं। मैं कई बार कहती हूँ लेके आने वाले हैं आप खाना खाया जी। तो आप जब मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगी कि मुझे आवश्यक होने पर ही कॉल करें, क्योंकि कई बार इन अनावश्यक कॉल्स के चक्कर में मेरे वो कॉल छूट जाती हैं जो आवश्यक है, जिन्हें सच में ज़रूरत है, जिन्हें सच में ज़रूरत है। हो सकता है कोई भाई ऐसा हो जिसको मेरी ज़रूरत कहीं महसूस हो रही हो, मुझसे मदद चाहता हो, लेकिन मैं फ़ोन ऑन ही नहीं कर पाती, ऑन करते ही कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि मुझे इतने कॉल न करें। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ जिसको आप फ़ोन करके पूछें खाना खाया कि नहीं खाया। थोड़ी महिला होने की डिग्निटी भी रखिए, और आप भी अपने परिवार सब लोग हैं तो अपना ये ध्यान रखिए, कोई महिला इतनी फ्री नहीं बैठी है कि आपकी कॉल उठाएगी। और मेरी कॉल मैं ये बता देती हूँ कि मैं नहीं उठाने वाली हूँ, बता भी चुकी हूँ कि मैं नहीं उठाऊंगी, उसको मेरा तो असिस्टेंट उठाएगा। लेकिन फिर भी उसका दिमाग खाए जा रहे हैं लोग, वो बेचारा परेशान है, बोले मैडम हम फ़ोन ऑन नहीं कर सकते आपका, हम इतने मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकते जितने आते हैं, तो मैं आवश्यक हो तभी मुझे कॉल किया जाए। मदद के नाम से मुझे याद आया, आपके पास कभी कोई ऐसा मैसेज आया है कि जिसने कहा हो कि मैम मेरे लिए एक अच्छी सी कविता लिख दीजिए, मुझे परफॉर्म करनी है? बहुत बार आती हैं, कोई ऐसे लोग कहते हैं कि हमारी बेटी को परफॉर्म करना है एनुअल फंक्शन में, या महिला अभी आ रहा है महिला दिवस पे, तो वो कहते हैं, तो मैं आप लिख के देती हैं? हाँ बिल्कुल दे देती हूँ। तो आप उसका चार्ज करती हैं या फिर आप ऐसे ही? नहीं, जो बच्चे वगैरह के लिए कविता होती है मैं उस पर कोई चार्ज, मैं अपनी कई कविताएं जो होती हैं मैं उनसे कह देती हूँ आप ले जाइए, उठा लीजिए। कोई बड़ा कवि चाहता है आपके पास आके कि मुझे लिखनी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगी या उसका चार्ज करेंगी? नहीं, मैं किसी को ना कविता किसी की लेती हूँ ना अपनी कविता बेचती हूँ। मैम एक जनरल चीज है, वो बात ठीक है, आपकी कविता बिकाऊ नहीं है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए भी है कि एक आपकी स्किल है और वो मोनेटाइजेशन के लिए है। तो लाइक कोई बहुत बड़ा कवि आपसे आके कहता है कि जिसको आपने वीर रस में अभी तक आपके मन में सोचा हो कि बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, आपको बहुत पसंद हो, और एक दिन वही आपसे कहता है कि समीक्षा जी मुझे एक कविता आपकी चाहिए जिसे मैं सुना सकूं, तो आप उसके लिए लिख के देंगे फिर अलग से? बिल्कुल भी नहीं। मैं चोरी को बढ़ावा देने के लिए मंचों पे नहीं हूँ, ना खुद चोरी करूंगी ना दूसरों को करने दूंगी, और मैं तो मोदी जी की तरह ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। तो चोरी करने से आपका मतलब क्या है? लोग कविताओं की भी चोरी करते हैं क्या? हाँ, कविताओं की चोरी खूब होती है, और अभी तो खूब प्रकरण बीच में उछला भी था कि एक ही मुक्तक 2 कवित्रियाँ अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रही थी, दोनों अपने अपने नाम से पोस्ट कर रही थी, और उनका प्रकरण खूब उठा, और एक तथाकथित कवि थे जिन्होंने उन दोनों को दिया हुआ था। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कवित्रियाँ भी ऐसी हैं जिनको मैं कहती हूँ हमेशा लिखिया मुंशी मिल जाते हैं, वो लिख लिख के उनको कविताएं देते हैं। परफॉर्मर वो हैं, कवित्री नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मर हैं, कवित्री या कवि नहीं है। मैम बेसिकली अभी हमने आपके बारे में, और मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर चीज़ें लोगों को जो क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, तो सबसे पहले एक तो ये कि आपने सारी चीज़ें बताई दी। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप जो हमारा युवा वर्ग है,
कि एक आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि जो उसे हमेशा फॉलो करनी चाहिए अपने करियर को आगे ले जाने के लिए? अब जो मुझे सफल मानते हो, कि हो सकता है मैं किसी की दृष्टि में सफल हूँ या किसी की दृष्टि में उतनी सफल नहीं हूँ कि महीने में मैं 28 कार्यक्रम नहीं कर रही हूँ, या मैं 5 लाख का बजट नहीं ले रही हूँ कविता पढ़ने के लिए, तो उनके लिए तो मैं सफल नहीं हूँ, उनको मैं राय भी क्या दे सकती हूँ। मैम आप क्या चार्ज करती हैं? मैं जानना चाहता हूँ, जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ वैसे ये सवाल। नहीं, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी मतलब एक ठीक ठाक पेमेंट है, अच्छा मिल रहा है। अच्छा, तो ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मंथली आप लगभग कितने कार्यक्रम कर लेती हैं? ये कार्यक्रम का मेरा ये है कि मुझे छुट्टी जो है CL जो हमारी आकस्मिक अवकाश होते हैं वो 14 होते हैं, साथ में मुझे कुछ प्रतिकर मिल जाते हैं, जैसे मैं छुट्टियों में काम करती हूँ। एक साल में 14 होते हैं? एक साल में 14 अच्छा। होते हैं, और कितना मुश्किल है सोचिए कि महीने में एक छुट्टी आपके पास है। लेकिन मेरा क्या होता है कि जैसे मैं गेम्स में हूँ तो मेरी छुट्टियों में कहीं कोई ड्यूटी है या कहीं कोई गेम्स करानी है तो वो मुझे प्रतिकर मिलता है उनका, तो महीने में 1-2 प्रतिकर भी हो जाता है। अब बाकी बात ये रहती है कार्यक्रम की कि एक तो दूरी कितनी है, मैं जा भी पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, दूसरा मुझे पेमेंट ठीक ठाक मिले, ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्री में ही भागे फिरूँ। मैंने कहा ना मेरा व्यवसाय तो है नहीं, मेरे पास जॉब है। तो जो लोग 24 घंटे इसी पे फ्री हैं कि मुझे कविता ही कविता करनी, इनका कैरियर है, उनकी बात अलग है, वरना मैं महीने में 2-4 कार्यक्रम मेरे लिए पर्याप्त हैं, जिनमें मैं जाके आ सकूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लोग अंदाजा लगा लेंगे इस हिसाब से कि 2-4 कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैम मेरा फोकस यही रहता है कि मैं आपको बताऊं कि अन्य मुद्दों पर या अन्य विषयों पर तो बात करने के लिए तमाम दुनिया भर के बुद्धिजीवी हैं, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं या मैं ऐसे लोगों को लेकर आता हूं कि या जो लोग उन्हें सुनते हैं कि वो उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि हम भी इनकी तरह अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं चाहूँगा कि ये आपकी एक स्किल थी जिसको आपने मोनेटाइज किया और आप उससे अब एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रही हैं, कि सोशल मीडिया का यूज़ आप किस वे में कर सकते हो और सोशल मीडिया ने आपको कितने % लाभ पहुंचाया आपके इस करियर में? मेरे करियर में तो शुरुआत को छोड़ दिया जाए तो मैं तो यही मानूंगी कि 90% मुझे सोशल मीडिया ने दिया है, 10% मुझे अन्य लोगों से मिला है, 90% मेरा सोशल मीडिया का है। यानी कि आपके पास आज जो भी प्रोग्राम है उसमें 90% जो है 90% मेरा फेसबुक है। इसके अलावा क्या लोग आपको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं? यूट्यूब पे मैंने कहा ना मेरे वीडियो ही नहीं थे, अभी एक वीडियो आया है, तो अब देखिए अब आगे। क्या आप फिर अपने घर में कंटेंट शूट करना क्यों पसंद नहीं करती हैं? आज तक ध्यान नहीं दिया था, बस यही था, अब कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन ऑन होता है? नहीं, वो मुझे सब पता था, लेकिन वो कहीं को होता है ना कि बस चल रहा है, वो वाली स्थिति जो थी, तो मुझे लग रहा था कि इसी से काम चल रहा है मेरा फेसबुक से, लेकिन अब लगता है कि हाँ करूँगी। अब यूट्यूब चैनल भी बना, वेबसाइट वगैरह सब कुछ। मैं प्रोफेशनल नहीं थी इस कार्यक्रम में, जो मैं कर रही थी वो प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे प्रोफेशनल होना चाहिए जो भी हम काम कर। तो मैं चाहूँगा एंड में एक अपनी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हो यूथ के लिए, कि जो आप देना चाहती हूँ, और यूथ के लिए नहीं, खास करके उन लोगों के लिए, क्योंकि वो आपको बेहतर पता है कि लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं, कि जो आपके फेसबुक पे मित्र हों जो इस चीज़ को देखेंगे, जो इस इंटरव्यू को, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, 2 लाइनें आप उनके लिए एंड में। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी जो नए कवि हैं, कवित्री हैं, पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में प्रलोभन बहुत हैं, कास्टिंग काउच भी है, इस इंडस्ट्री में भी है, तो आप यही चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह शाम दाम दंड भेद कैसे भी सफल होना है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, आप करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अपने संस्कारों को मत छोड़िए किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जब आपको रात में अगर आप कभी लेटे हों और आप ये सोचें कि मैंने ये गलत किया, कभी आपके मन में ये बात आ जाए, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। और एक कविता मैम आप ज़रूर सुना दीजिए अपनी अच्छी सी, क्योंकि मैं मतलब जितना सुनूँ ना आपको, आपकी कविताएं ऐसी हैं, सच बता रहा हूँ कि कम है, जबकि पोइट्री में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा आपको अप्रोच भी इतनी बार किया मैंने, और देखा कि जितना आपको लगे, मेरी तरफ से ये नहीं कि एक ही सुनानी है, जो आपको लगे बेस्ट हो सकती है, और जो दर्शक आपको हमेशा सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे थ्रू कुछ ना कुछ उन्हें भी अच्छा सुनने को मिलेगा, इतने दिन से इंतज़ार में बैठे होंगे। बिल्कुल। एक मेरा गीत है जो अभी लॉकडाउन में ही मैंने लिखा था, सनातन, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि सनातन फिर से जो हमारी परंपराएं थी वो सब गौरवशाली परंपराएं जागृत होनी चाहिए, पुनः वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, कोई भी दल सत्ता पाए, कोई भी सरकार रहे, हम किसी सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हाँ, विचारधारा किसी से मिलती है, समर्थन कर देते हैं,
कवि होने का अर्थ लोग ये सोचते हैं कि सरकार का विरोधी होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। हम तटस्थ हैं, हम कोई भी सरकार हो, कोई भी दल सत्ता पाए, कोई भी सरकार रहे, धर्म धरा की रक्षा हेतु हर हिंदू तैयार रहे। हमें धर्म और धरा दोनों की रक्षा करनी है। तो और एक गीत जो मेरा है मैं वो पढ़ देती हूँ कि पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुन सनातन उदित होगा। और हिंदुओं को जागृत करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप कवि हों, आप जिस माध्यम से कर सकते हैं, जागृति आवश्यक है। तो तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें, तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें, क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर लें। मत करो विस्मृत प्रलय जित मनुज की संतान है हम, अस्थियों के वज्र से असुरों के हरते प्राण हैं हम, स्वर्ग से संभव किया था तारिणी गंगा को लाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुन सनातन उदित होगा। और इसका आखिरी बंद पढ़ती हूँ कि तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित, तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित, शक्ति उर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित, वेद श्रुतियों का हो जापन, वेद श्रुतियों का हो जापन, स्तुति प्रभु राम की हो, सर्व मंगल भावना हो, कामना प्रभु धाम की हो, नव उदित जीवन सुवासित, नव उदित जीवन सुवासित है सनातन को बचाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। ये एक मेरी कविता है। मैं मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कमेंट करूं, बस लग रहा है कि सुनते ही रहो। सच में बहुत प्यारा लिखा है आपने, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी सुन रहे होंगे ना, सच में आपको भी सुन के मज़ा ही आ गया होगा। मतलब ये एक गिफ्ट समझ लीजिए मैम की तरफ से आपके लिए, क्योंकि फेसबुक पर या लाइव में इतना अच्छे से हो नहीं पाता है, नेटवर्क का भी इशू रहता है। एक वीडियो कंटेंट ऐसा है कि आप स्पष्ट रूप से अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं, और वो एक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है एक बार को आपको लोग ना मिले, आपको पब्लिक में बोलने का मौका ना मिले, लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपके पास वीडियो कंटेंट और फोन अगर आपके पास है तो कैसा जरिया है कि आप अपनी बात दुनिया भर में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हाँ। तो मैम एक कविता कोई और आप सुना दीजिए अगर हो सके तो। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि झूठे भ्रम को तोड़ रही हूँ, झूठे भ्रम को तोड़ रही हूँ, धर्म मार्ग पर मोड़ रही हूँ, और जात पात से ऊपर उठकर मैं सब हिंदू जोड़ रही हूँ। और एक कविता मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत कविता क्या है, 4 पंक्तियाँ हैं अभी तो, और बहुत जल्दी गीत होगा उसका, और मुझे बहुत पसंद है कि इस धरा के धैर्य की अवमानना। हमारे भारतवर्ष ने कितने वर्ष कितने आक्रांताओं को सहन किया है। मैं सोचती हूँ कि मैं उसकी अवमानना हूँ, कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हूँ, कायरों की मृत्यु की संभावना हूँ, गर्विता हूँ रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूँ, मैं प्रखर हिंदुत्व, मैं स्वयं को अपने जो मानती हूँ वो हिंदुत्व की संभावना मानती हूँ, और ये मानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पुनः हमारे सनातन को जो गौरव था वो वापस लाएंगे। और एक मुक्तक मुझे याद आता है कि मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल वीरों की हल्दी घाटी हूँ, मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं मतलब सच में सुनने के बाद मुझे आज लग रहा है कि मैंने किसी का इंटरव्यू शूट किया है। धन्यवाद। इतने सारे इंटरव्यूज में, और हालांकि हमारा बिल्कुल अब एंड अप की हो रही है, तो मैं एक ये चीज़ भी आप मुझे बताइए कि आपकी नज़र में हिंदुत्व की क्या परिभाषा है?
मेरी दृष्टि में तो हिंदुत्व एक तो हमारा धर्म जो मानता है सर्वधर्म संभाव्य बाद में शुरू हुआ, लेकिन विश्व का कल्याण हो ये कामना करते रहें। हमारी जो कामनाएं होती हैं, हिंदुत्व यही है कि सभी के कल्याण की कामना करता है, लेकिन कल्याण की कामना करते करते ये बात यहाँ तक आ गई कि हम इतना विस्तृत क्षेत्र में अपना कल्याण भूल गए, और आज हम जो सबसे ज़्यादा बटे हुए हैं वो जातियों में बटे हुए हैं। मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि जिस दिन आप सबसे पहले हिंदू बन जाएंगे उस दिन आपका देश सबसे ऊपर होगा। तो सबसे पहले हिंदू बनिए। हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वो सबसे बाद में है, सबसे पहले हम हिंदू हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना समय मुझे मिला, इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है, सच में थैंक यू आपसे एक बार और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी मैम से जुड़ना चाहते हैं वो मैम को समीक्षा सिंह जादौन के नाम से फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि मैम यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोस के साथ अवेलेबल होंगी, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज के माध्यम से नई नई पोस्ट, कविताएँ और मैम की जो पोइट्रीज़ हैं आप जल्दी से जल्दी वीडियो फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना ज़्यादा से हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे और मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ मिल सकें, ताकि लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें सबसे पहले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।